नमस्कार, प्रदीप पॉइंट में आप सबका एक बार पुनः स्वागत है। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं क्योंकि जो हमारा संविधान है उसके उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, तो हम लोग उसकी विशेषताएं पढ़ने जा रहे हैं आज। सैलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सैलिएंट अर्थात संविधान की प्रमुख, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। तो अब हम लोग इसमें जो है सबसे बिना समय गंवाए हुए इसकी सबसे पहली विशेषता क्या है कि यह सबसे लंबा एवं लिखित संविधान है। सबसे लंबा एवं लिखित संविधान है। और अगर हम लोग देखें तो हमारा जो संविधान है कि वो दो तरह से हम लोग देख सकते हैं। किसी भी देश का संविधान या तो कैसा होगा, या तो लिखित होगा, ध्यान से देखिएगा आप लोग, और या फिर क्या होगा, अलिखित होगा। अलिखित, या तो लिखित होगा या फिर क्या होगा, अलिखित। लिखित संविधान कैसा होगा, जिसको किसी रूल रेगुलेशन के अंतर्गत एक बुक के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, लिखित संविधान। अलिखित संविधान क्या है, ये जो है संविधान परंपराओं पर आधारित होता है। हालांकि इसके भी रिटर्न फॉर्म होता है, ऐसा नहीं कि सब हवा में है, लेकिन ये किस पर आधारित होता है, परंपराओं पर आधारित होता है। वहां के निर्णय जो समय समय पर लिए गए निर्णयों पर आधारित होता है। और ये संविधान क्या होता है, पूर्ण रूप से रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन होता है। ठीक है, तो जो सबसे पहला लिखित संविधान था वो किसका था, अमेरिका का था। सबसे पहला जो लिखित संविधान था यूएसए का था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का था। और अलिखित संविधान किसका था, ब्रिटेन का है। किसका है, ब्रिटेन का। तो जो अमेरिका का संविधान था इसमें केवल और केवल कितने अनुच्छेद थे, 7 आर्टिकल थे इसमें। कितने थे, केवल 7 आर्टिकल थे। और इस संविधान को अगर कोई पढ़ना चाहे तो हम आधे घंटे में इस संविधान को पढ़कर समाप्त कर सकता है। 10-12 पेज होंगे इसमें, मुख्य मतलब कुल मिलाकर 10-12 पेज सब। अब भारत का जो संविधान की अगर हम बात करें तो सबसे लंबा और लिखित संविधान है। सबसे लंबा और लिखित संविधान कैसे है, तो भारत का संविधान जब बनकर तैयार हुआ था तब इसमें कुल मिलाकर अनुच्छेद की संख्या कितनी थी, 300। आर्टिकल की संख्या कितनी थी, 395। भाग कितने थे इसके, भाग की संख्या थी 22। अनुसूची की संख्या कितनी थी, अनुसूची की संख्या थी 8। तो इसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूची थी जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ। अब इतना डिटेल में संविधान लिखा गया था कि दुनिया का कोई भी संविधान इतना डिटेल में नहीं लिखा गया था। वर्तमान समय में अगर हम लोग देखें तो अनुच्छेदों की संख्या अब पहुंच गई है 470। कितनी है, 470। और जो भाग हैं ये हो गए हैं 25, और जो अनुसूची हैं ये हो गई हैं 12 अनुसूची। अब यहां पर समझने वाली बात ये है कि जो अनुच्छेद हैं 395 जो अनुच्छेद हैं ये 470 गिनती में हो गए। अगर क्रम से देखें तो ये क्या हो गए हैं, 470 हो गए हैं। लेकिन अगर हम लोग इसको समझने की कोशिश करें तो जो 395 अनुच्छेद हैं इसी अनुच्छेद के अंतर्गत और जो अनुच्छेद जोड़े गए हैं, जैसे मान लीजिए 21 है, अनुच्छेद 21 है, आर्टिकल 21, तो उसके अंतर्गत क्या जोड़ा गया, 21A। आर्टिकल 51 था तो उसके अंतर्गत क्या जोड़ दिया गया, 51A। तो अब इसी को गिन लिया गया, 51 को एक बार, उसको 51A को फिर गिन लिया गया, तो उस हिसाब से 470 है। और अगर गिनती के क्रम में देखें 1 2 3 4 बार, उपभाग ना गिने, तो ये क्या हो जाएगा, 395 अनुच्छेद आज भी है। इस बात को आप समझ पाए कि नहीं, 395 अनुच्छेद आज भी है। भाग की भी यही दशा है। अगर हम लोग गिनती में देखें तो भाग क्या है, आज गिनती में देखें तो भाग आज भी कितना है, 22 है। लेकिन अगर हम लोग इसका उपभाग भी जोड़ लें, जैसे मान लीजिए हम लोगों ने देखा था कि 4 का क्या है, मौलिक कर्तव्य ना, 4 का क्या है, मौलिक कर्तव्य, और 51 का उसमें आर्टिकल है। और उसी एक आर्टिकल के अंतर्गत ये चीजें जोड़ी गई। तो 4 का हो गया, और कौन सा है, 9 का है, 14 का जोड़ा गया ये। तो इसमें 4 का, 9 का और 14 का, 4 का, 9 का और 14 का, ये जो भाग हैं ये जोड़े गए 3 भाग। ये कितने भाग, 3 भाग इसमें जोड़े गए, तो संख्या में कितने हो गए, ये 25। 22 और 3 25। ये पहले 4 था, भाग 9 था, भाग 14 था, इसी के अंतर्गत का करके जोड़ा गया। बात समझ में आई कि नहीं। तो ये उपभाग है, अगर इनको हम लोग काउंटिंग करें इनकी तब ये 25 होगा, और मूल रूप से आज भी कितना है, 22 ही है। बात समझ में आई। अच्छा, अनुसूची में ये नहीं है।
अनुसूची में पहले 8 अनुसूची थी और फिर अनुसूची 9 जोड़ी गई, अनुसूची 10 जोड़ी गई, अनुसूची 11 और अनुसूची 12। ये 4 अनुसूचियां, जो बाद में हम लोग एक एक अनुसूची के बारे में देखेंगे कि कौन अनुसूची क्या बताती है, 1 2 3 4 सब, उसको डिटेल में अनुसूची का एक अलग से लेक्चर हम लोग करेंगे। तो ये बात आपको समझ में आई। अब फिर प्रश्न ये उठता है कि हमारा संविधान इतना लंबा क्यों बना। मैक्सिमम लोग वकील थे, लॉयर थे, तो मैक्सिमम लोग वकील होने के कारण, और दूसरी चीज भारत की जो भौगोलिक स्थिति है बहुत बड़ी थी और भाषाई भिन्नता थी, बहुत सारी भिन्नता थी यहाँ पर। तो इसीलिए खूब डिटेल में लिखा गया कि हमारे संविधान के द्वारा प्रत्येक बात का उत्तर दिया जा सके, इसीलिए इतना डिटेल और अच्छा संविधान बनाया गया। तो इसकी फर्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी, ये आपको फीचर्स था, जो सैलिएंट फीचर्स था, ये आपको समझ में आया होगा। लेंदिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्यों, सबसे लंबा संविधान। याद करने वाली बात है कि अमेरिका के संविधान लिखित संविधान है, ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है। इसमें जब संविधान बना तब कितने थे और वर्तमान समय में कितने, अगर मूल रूप से पूछा जाता 395 अनुच्छेद आज भी है, 22 भाग आज भी है, लेकिन अनुसूचियों की संख्या इस समय कितनी हो चुकी है, 12 हो चुकी है। आइए नेक्स्ट फीचर्स देखते हैं। आइए इसकी जो दूसरी विशेषता है हमारे संविधान की, उसको देखते हैं। विभिन्न स्रोतों से विहित, विभिन्न, ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, कि हमारा जो संविधान बना है ये विभिन्न स्रोतों से बना है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि हमारा संविधान कई देशों के संविधान के अध्ययन के बाद बना है। इसका मतलब ये हुआ कि इन देशों से तमाम प्रावधान, इन देशों से तमाम प्रावधान, इन देशों से तमाम प्रावधान जो है वो हमारे संविधान में लिए गए। तो अब बहुत लोग इसकी आलोचना भी करते हैं कि हमारा अपना कुछ है ही नहीं, हम लोगों ने कहाँ विदेशों से संविधान को बना लिया है। बहुत लोग कहते हैं उधार का कुनबा या चेपी कार्य से बोलते हैं, चेपी कार्य के हाँ उठा उठा कर इसको कट पेस्ट कर दिया गया बस, लेकिन ऐसा नहीं है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्राउडली संविधान सभा में कहते हैं कि जो हमारा संविधान है ये विश्व के बहुत सारे संविधानों को छानने के बाद बना है। अर्थात विश्व के बहुत सारे संविधानों को हमने अध्ययन किया और उसकी जिन जिन बातों को हमें स्वीकार करना था उन बातों को हमने स्वीकार किया। जो एक महत्वपूर्ण बात और है इसमें, उन्होंने ये भी कहा कि हमारा संविधान एज इट इज उस चीज को नहीं ले रहा है, बल्कि अगर हम कोई चीज कहीं से स्वीकार कर रहे हैं तो उनको भारतीय परिस्थितियों के अनुसार स्वीकार कर रहे हैं और उनमें आवश्यक जो चेंजेस हैं उसको भी हम लोग कर रहे हैं। तो इसलिए ये जो आलोचना होती है ये बिल्कुल सही नहीं है। दूसरी बात क्या है कि आधे से अधिक प्रावधान, जो संविधान हमारा बना उसके आधे से अधिक प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा थे। भारत शासन अधिनियम, तो अगर देखा जाए तो मैक्सिमम पार्ट किसका था, भारत शासन अधिनियम 1935 का। तो इसलिए ये आलोचना सही नहीं है। और ये जो दूसरी विशेषता है कि विभिन्न स्रोतों से विहित या फिर ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। आइए थर्ड इसकी जो विशेषता है वो देखते हैं। इसकी सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है या सेकंड जो विशेषता है इसकी कि ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। तो इसके अंतर्गत हम लोग अलग से एक लेक्चर डील करेंगे इसमें, और हम बात करेंगे कि जैसे मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, और वहाँ पर हम ये भी कोशिश करेंगे कि जो जो चीज़ें आगे नहीं कवर होने वाली, जैसे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और कहाँ से लिया गया, क्या है ये भी उस वहाँ पर बात करेंगे। मौलिक अधिकार कहाँ से आया, जैसे मौलिक अधिकार अमेरिका से आया, और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से आया, जापान से आया। और इसके अलावा राज्य के नीति निषेध तत्व कहाँ से लिया गया, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया। मौलिक कर्तव्य कहाँ से जोड़ा गया, तो यूएसएसआर से जोड़ा गया। ये हम पूरा डिटेल आपको अलग से लेक्चर होगा वहाँ पर। आइए थर्ड इसकी जो फीचर्स वो देखते हैं। नम्यता एवं अनम्यता का समन्वय, ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो अगर हम देखें तो संशोधन के आधार पर भी संविधान को दो भागों में हम लोग बांट देते हैं। कौन कौन, इसका एक होता है नम्य संविधान, नम्य मतलब लचीला, और दूसरा क्या होता है कठोर संविधान या अनम्य, अनम्य संविधान या फिर कठोर संविधान। तो अब दोनों में अंतर क्या है, ये संशोधन की प्रक्रिया के आधार पर अंतर किया गया है कि जहां पर नम्य या लचीला कहा गया है, यहां पर संशोधन की प्रक्रिया एकदम आसान होगी। जिस तरह से किसी भी देश के आम कानून का निर्माण होता है उसी तरह से आम कानून का निर्माण होता है, उसी तरह से संविधान में क्या किया जाता है, संशोधन भी किया जा सकता है। जो प्रक्रिया आम कानून के निर्माण के लिए चाहिए वही प्रक्रिया संविधान संशोधन के लिए भी चाहिए। अब अनम्य या कठोर संविधान क्या है, इसमें हम लोग विशेष प्रावधान होता है संविधान संशोधन के लिए। विशेष प्रावधान के अंतर्गत जब संविधान संशोधन करते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, कठोर संविधान या अनम्य संविधान।
जो नम्य या लचीला संविधान है, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन है? ब्रिटेन है। कौन है भैया? ब्रिटेन है। और इसका जो सबसे अनम्य संविधान का सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन है? यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। ठीक है। अब भारत में क्या चीजें कही गई? तो भारत में दोनों को ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, जो मतलब अनम्यता और नम्यता दोनों का समन्वय किया गया। अर्थात यहां पर कुछ प्रावधानों को आप जानते हैं कि हम लोग पढ़ेंगे 368 आर्टिकल 368 के अंतर्गत भारतीय संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है वो बताई गई है कि इसको हम लोग डिटेल में भारत का संविधान संशोधन एक अलग से हम लोगों को पढ़ना है, आर्टिकल 368। तो इसके अंतर्गत कहा गया है कि भारत जो कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिनको हम लोग आसानी से परिवर्तित कर सकते हैं संविधान में, और कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिनमें हमें विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी, राज्यों में भी हमें उन्हें पारित कराना होगा। वो हम अलग से उसको डिटेल करेंगे किस तरह से क्या, यहां पर बहुत लंबा हो जाएगा लेक्चर। तो ये बस जाने रहिए कि ये जो है दोनों का समन्वय है। और तीसरी बात, एक चीज और बता दें आपको, यहां पर जैसे सामान्य कानून का निर्माण होता है उस तरह से भी कई प्रावधान चेंज कर दिए जाते हैं। तो हालांकि वहां भी संविधान संशोधन होता है, लेकिन उसको हम लोग 368 के अंतर्गत नहीं रखते। संसद को यह शक्ति दी गई है कि वो संविधान के किसी भी पोर्शन में संशोधन कर सकता है। 368 के अंतर्गत इंडियन पार्लियामेंट को यह अधिकार दिया गया है कि वो संविधान के किसी भी पोर्शन में संशोधन कर सकता है, बशर्ते केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के अंतर्गत कह दिया गया था कि संविधान का जो मूल ढांचा है वो परिवर्तित ना हो। तब पूछा गया उस समय के मूल ढांचा क्या है, तो मूल ढांचा बताया गया। तो न्यायालय ने कहा कि मूल ढांचा अभी एक साथ नहीं बताया जा सकता कि ये संविधान का मूल ढांचा है, लेकिन हम समय समय पर उसे बताते रहेंगे कि संविधान का ये मूल ढांचा है, इसे आपको नहीं छूना था। और वैसे भी संविधान में व्यवस्था की गई है। जैसे अनुच्छेद 13 आप देखिए, अनुच्छेद जो मौलिक अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 13 है, वहां पर अनाच्छादन का सिद्धांत है। बताया गया है कि मौलिक अधिकारों को समाप्त करने के लिए या फिर उनको कम करने के लिए अगर कोई संविधान संशोधन लाया जाता है तो अपने आप उस सीमा तक क्या माना जाएगा? शून्य माना जाएगा। तो ये सब चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में जब मौलिक अधिकार पर पहुंचेंगे वहां पर। तो ये समझ में आया आपको? ठीक है, आइए नेक्स्ट इसका जो फीचर्स वो देखते हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स इसका देखते हैं, नेक्स्ट फीचर्स देखते हैं। एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था, फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस। इसका मतलब क्या हुआ कि भारत में संघीय व्यवस्था को स्वीकार किया गया है, लेकिन ये किससे बायस है? यहां पर एकात्मक लक्षण भी पाए जा रहे हैं, यहां पर एकात्मक लक्षण भी पाए जा रहे हैं। तो पहली चीज तो आपको समझना होगा कि एकात्मक जो संविधान होगा तो उसकी क्या विशेषता होंगी, और संघीय व्यवस्था होगी तो उसकी क्या विशेषता होगी। तो जो संघीय संविधान होगा उसकी क्या विशेषता होगी कि यहाँ पर डुअल गवर्नमेंट रहेगा। डुअल गवर्नमेंट का मतलब क्या है कि केंद्र और राज्य में अलग अलग सरकारें होंगी। दूसरी चीज क्या है कि शक्तियों का विभाजन होगा, डिवीजन ऑफ पावर्स। यहाँ पर अच्छा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि डिवीजन ऑफ पावर और सेपरेशन ऑफ पावर दोनों अलग अलग चीज है। डिवीजन ऑफ पावर के अंतर्गत क्या किया जाता है कि इसमें वर्टिकली जो है इसमें पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, मतलब केंद्र सरकार में, राज्य सरकार में और फिर लोकल गवर्नमेंट में, इस तरह से पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। तो जो शक्ति का केंद्रीकरण होना था, अर्थात जो शक्ति को एक जगह सेंट्रलाइज होना था, वो नहीं हो पाएगा। तो वो नहीं होगा तो क्या होगा? एकात्मकता की ओर इसकी झुकाव नहीं हो पाएगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो ये जो है शक्तियों का विभाजन होने की वजह से हम लोग क्या कहते हैं कि केंद्र और राज्य में बराबर शक्तियां बांट दी गई। तो बांटने की वजह से क्या है, अब आप देखते हो कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं कि जो पावर्स हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर कर देते हैं, वहां पर शक्तियों का विकेंद्रीकरण कर देते हैं। और यही गांधी जी की मंशा भी थी कि वो हमेशा जोर देते थे कि जो पावर है वो एक जगह नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? शक्तियों का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होना चाहिए। तो ये जो संघीय जो फेडरल सिस्टम की जो दूसरी विशेषता है, जो संघीय सरकार की दूसरी विशेषता है, ये क्या है? शक्तियों का विभाजन संघीय संविधान का। तो और फिर नेक्स्ट क्या है? लिखित संविधान। अगर संघात्मक शासन व्यवस्था है तो वहां पर लिखित संविधान होना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर केंद्र और राज्य के बीच में किसी प्रकार का कोई विवाद पैदा होता है तो उसका निस्तारण कौन करेगा? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन करेगा। ठीक है, तो इसीलिए लिखित संविधान होने के कारण, लिखित संविधान होगा तो विवाद उत्पन्न होने की जो आशंका है वो कम से कम रहेगी।
फिर क्या है संविधान की कठोरता, रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की कठोरता। इसका मतलब क्या हुआ कि हम अपने संविधान में बहुत ही आसानी से उसको जो है चेंजेस नहीं ला सकते, वो जैसा फ्रेम कर दिया गया उसमें संशोधन करना होगा, तो हमें राज्यों से भी सहमति लेनी होगी। हालांकि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये हम लोग पहले ही अभी देखेंगे कि यूनिटरी बायस है, तो कुछ प्रावधान ऐसे भी हैं जिसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी, संघीय जो संविधान हो सकता है उसकी विशेषता। फिर उसके बाद में संविधान की कठोरता, स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका या फिर इंडिपेंडेंट जुडिशरी से क्या आशय है, इसका मतलब यह हुआ कि जो न्यायपालिका है वो किसी प्रकार से किसी के दबाव में आकर कार्य नहीं करेगी। न्यायपालिका का जो निर्वाचन होगा वो स्वतंत्र होगा। न्यायपालिका के जो वेतन की व्यवस्था की जाएगी वो संचित निधि पर भारित होगी, उस पर किसी प्रकार का कि, और इनकी जो पदावधि जो इनका टेन्योर है वो भी क्या होगा, सुनिश्चित होगा, उसमें भी किसी प्रकार का दखल कोई नहीं दे सकता। तो इसीलिए स्वतंत्र न्यायपालिका है। अगर कभी केंद्र राज्य के बीच में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो सुप्रीम कोर्ट उसका निस्तारण करेगा। फिर क्या है द्विसदनीयता। द्विसदनीयता का क्या मतलब है कि यहां पर केंद्र स्तर पर दो सदनीय व्यवस्था की गई है, लोकसभा और राज्यसभा की। राज्यसभा में जो राज्यों से चुने हुए प्रतिनिधि हैं, अर्थात जो विधानसभा के सदस्य हैं और विधान परिषद के सदस्य हैं, ये वहां पर पहुंचते हैं, और जो लोकसभा है वो आम चुनाव के द्वारा वहां पर लोग चुनकर पहुंचते हैं। दूसरी क्या है संविधान की सर्वोच्चता, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये क्या है संविधान की सर्वोच्चता, अर्थात संविधान क्या होगा, सर्वोच्च होगा और उसी के आधार पर सारे निर्णय लिए जाएंगे। तो ये हो गया क्या, संघीय व्यवस्था है। एक बात मैं यहां पर और क्लियर कर देना चाहूंगा कि फेडरल शब्द का उल्लेख, फेडरल शब्द का उल्लेख इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी नहीं किया गया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे जिस तरह का फेडरल अमेरिका है उस तरह का फेडरल भारत नहीं है। जिस तरह का फेडरल सिस्टम अमेरिका में है उस तरह का फेडरल सिस्टम भारत में नहीं है। भारत में किस तरह के है, भारत में जो कहा गया है वो कहा गया यूनियन ऑफ स्टेट। क्या बोला गया, यूनियन ऑफ स्टेट। तो इसका क्या मतलब हुआ, आर्टिकल 1 कहता है कि इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। अर्थात इंडिया जो कि भारत है वो क्या होगा, राज्यों का एक संघ होगा। अच्छा इसका मतलब क्या हुआ, राज्यों का संघ का क्या मतलब हुआ, जैसे अमेरिका जो है वो फेडरल मतलब पूरा फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वहां पर फेडरल सिस्टम है पूर्ण रूप से, तो पूर्ण रूप से फेडरल सिस्टम है, संघीय व्यवस्था है वहां पर। तो वहां क्या हुआ था कि 13 राज्य, 13 राज्यों ने मिलकर, अलग अलग थे वो राज्य, और 13 राज्यों ने मिलकर कहा था कि हम एक देश के रूप में, यूएसए के रूप में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के रूप में एक साथ आएंगे। और वहां पर उनका कॉन्स्टिट्यूशन भी दो था, अलग से राज्यों का अलग संविधान, केंद्र का अलग संविधान। और वहां पर उनकी नागरिकता भी दोहरी थी, राज्य की अलग नागरिकता और केंद्र की अलग नागरिकता। और वो चाहते अगर तो वो बाकायदा उस जो उनका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बना था राज्यों को लेकर, वो अगर चाहते तो अपने आप को उससे अलग भी कर सकते थे। तो इस तरह से वहां पर था, तो वहां पर तो पूर्णतः फेडरल फॉर्म ऑफ, लेकिन भारत में क्या यूनियन, यूनियन ऑफ स्टेट्स है, तो इसका राज्यों का संघ है। तो राज्यों का संघ का मतलब यह होता है कि यहां प्रशासन की ईज के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव ईज के लिए राज्यों में तो विभाजित किया गया, जो राज्यों में बांट दिया गया क्षेत्रों को, लेकिन यहां से कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता। विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है भारत, एक विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। ठीक है, तो यहां पर राज्य को तो दो राज्यों को मिलाकर एक में बनाया जा सकता है, या एक राज्य को, दो राज्यों को एक बना सकते हैं, एक राज्य को और राज्य में बांटा जा सकता है, लेकिन यहां पर संघ में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। तो याद रखना कि फेडरल का कहीं पर उल्लेख भारतीय संविधान में है ही नहीं। भारतीय संविधान में क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट का प्रयोग किया गया है। ठीक है, फिर आइए अब इसका देख लेते हैं कि जो एकात्मकता की ओर झुकाव है, एकात्मक क्या क्या है इसमें। तो एक सशक्त केंद्र, जानते ही आप लोग कि यहाँ का केंद्र कैसा है, सशक्त है। अगर वो चाहे तो राज्यों की सरकार को क्या कर सकता है, बर्खास्त भी कर सकता है। एक संविधान, यहां पर राज्य और संघ के लिए, राज्य और केंद्र के लिए अलग अलग संविधान नहीं है, इसलिए भी एकात्मकता की ओर झुकाव है इसका। एकल नागरिकता, यहां पर राज्य और केंद्र के लिए अलग अलग नागरिकता नहीं है, इसलिए भी एकात्मकता की ओर झुकाव है। संविधान का लचीलापन, अर्थात इसमें बहुत सारे प्रावधान संविधान में ऐसे हैं जिनको बड़े आसानी से परिवर्तित किया जा सकता है। एकीकृत न्यायपालिका, अर्थात यहां पर राज्य की अलग न्यायपालिका और केंद्र की अलग न्यायपालिका नहीं है, बल्कि उनको क्या किया गया है, उनको वर्टिकली बांटा गया है, लेकिन वो क्या है, एक सांचे में, एक ही
एकीकृत है। सर्वोच्च न्यायालय, फिर उच्च न्यायालय और फिर उसके जो अधीनस्थ न्यायालय हैं, जिला न्यायालय। बात समझ में आई कि नहीं है? फिर उसके बाद में केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति। ये भी तो क्या है, जब केंद्र के द्वारा किसी प्रशासक की नियुक्ति की जा रही है दूसरे राज्य में, तो वो भी देखा जाए तो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का ही एक हो जाएगा। फिर उसके बाद में क्या है, आपातकालीन प्रावधान। आपातकालीन प्रावधान आप जानते हैं 352, 356 और 360 में दिया गया है। आर्टिकल 352, 356 और 360 में जो आर्टिकल 352 है, आप जानते हैं कि राष्ट्रीय आपात जब कभी भी होता है तो 352। इसके बाद में जब राज्यों में संवैधानिक तंत्र, अर्थात अगर केंद्र को ये लगता है कि जो स्टेट है वो संविधान के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, तो उस क्या कर सकता है, वहां पर जो है 356 के तहत आपातकाल लगा सकता है। और अगर वित्तीय इमरजेंसी कभी पैदा होती है तो वहां पर क्या हो सकता है, वित्तीय आपातकाल 360 के अंतर्गत। हालांकि ये हम लोग आपातकालीन प्रावधान पूरा अलग से डील करेंगे। तो ये बातें समझ में आई। तो अगर आप देखें ध्यान से तो भारत के संविधान में ये बातें भी हैं और ये बातें भी हैं। तो चूंकि दोनों बातें हैं तो इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। है तो संघीय व्यवस्था, लेकिन है क्या, एकात्मकता की ओर झुकी हुई है। और ऐसा किया क्यों गया, ये भी विचार करने योग्य बात है। तो ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि भारत अपनी सुरक्षा को लेकर बहुत ही चैतन्य था और उस अपनी सुरक्षा के साथ किसी प्रकार का समझौता नहीं कर। यहां पर भाषाई इतनी ज्यादा विविधता थी, यहां पर भौगोलिक रूप से इतनी ज्यादा विविधता थी कि लोग रोज नए राज्य की मांग करते, हर राज्य अपने आप को अलग ही घोषित करने की कोशिश करता। तो इसीलिए सुरक्षा की दृष्टि से भारत के एकीकृत इंटीग्रेटेड बनाए रखने के लिए यह व्यवस्था की गई कि संघीय तो है, शक्तियों का विकेंद्रीकरण होगा, लेकिन वो किसके लिए, डेवलपमेंट के लिए, और किसी के लिए नहीं। बात समझ में आई कि नहीं? तो ये चीजें थी। अब ये सब इंपॉर्टेंट है, ये सब एग्जाम में पूछा जाता है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो यही है। ये है क्वासाई फेडरल। ये किसने कहा है, अर्ध संघ। केसी वेयर ने कहा है। किसने कहा, याद रखना, केसी वेयर ने कहा है क्वासाई फेडरल या फिर अर्ध संघ। ठीक है, और ये इंग्लिश में ही लिखा हुआ है, इसको ऐसे ही आप लोग याद कर लेना। बार्गेनिंग फेडरल किसने कहा, मॉरिस जोन्स ने कहा। बार्गेनिंग फेडरल, बार्गेनिंग का मतलब क्या होता है, बार्गेन करना मतलब छुड़ाना बढ़ाना, घटाना बढ़ाना। तो बार्गेनिंग फेडरल किसने कहा, मॉरिस जोन्स ने। मॉरिस जोन्स ने क्या कहा, बार्गेनिंग फेडरल। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म किसने कहा, इसको कहा ग्रीनविल ऑस्टिन ने। किसने कहा, ग्रीनविले ऑस्टिन ने कहा। और फेडरेशन विथ अ सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, फेडरेशन तो है लेकिन कैसा, विथ अ सेंट्रलाइजिंग मतलब एकात्मकता की ओर, सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी मतलब उस तरफ झुकाव, सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। और किसने कहा, आइवर जेनिंग्स ने। तो इस तरह से हमें लगता है कि आपको समझ में आया होगा कि फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस, एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। अच्छा, ये लेक्चर बहुत ज़्यादा लेंदी ना हो, इसलिए हम लोग पार्ट 2 में ये यहाँ से फिर से शुरू करेंगे कि सरकार का संसदीय रूप। अभी तक का जो लेक्चर हुआ है उसमें बहुत सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। जैसे एकात्मक और संघात्मक जो विशेषताएं हमने बताई है संविधान की, ये सब जल्दी समझ में नहीं आता, बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म में हमने बताई है उसे उसे आप लोग खूब अच्छे से देख लीजिएगा। इस वीडियो को कम से कम, इस लेक्चर को कम से कम 2 बार देखा कीजिए। एक बार पूरा देख जाइए, फिर दोबारा जब देखिए तब उसका नोट्स बनाइए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।